गांव में निर्मला नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी में रहा करती थी। उसके दो बेटे थे जो एक साथ कमाने के लिए शहर गए। उसके बाद वो कभी लौटे नहीं। अब वो बुढ़िया अकेले ही रहा करती थी और लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा किया करती थी। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान की नजरों से देखा करते थे और उसका ख्याल भी रखते थे। अरे काकी, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारे घर से। हाँ बेटा, क्या बताऊं, बहुत दिनों से खीर खाने का मन हो रहा था, सो सामान इकट्ठा करके अब बना पाई हूँ। ले, तू भी ले, अपने बच्चों को भी खिला देना। ठीक है काकी, मैं तो ये कुछ कपड़े सिलवाने के लिए आई थी। ये तो बहुत है, कहीं जा रही है क्या तू? हाँ काकी, अगले महीने मेरे मायके में शादी है, बस वहीं जाऊंगी, इसलिए तुम समय से कपड़े सिलकर दे देना। हाँ ठीक है, सिल जाएंगे। ये ले, खीर ले जा। काकी, तुम्हारा जीवन भी कितना कठिन है। कभी कभी तो तुम खीर बनाकर खा लेती हो और कभी कभी तो तुम्हारे घर का चूल्हा भी नहीं जलता। क्या करूं, अब किस्मत में गरीबी लिखी है तो। काकी, तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर दो बच्चे छोड़कर चला गया और बच्चे बड़े होते ही तुम्हें छोड़कर चले गए। बहुत बुरा लगता है मुझे तुम्हारे लिए। हाँ, अब तू क्यों दुखी होती है मेरे लिए? काकी, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम तो अपने मायके की बहुत तारीफ करती हो। अपने मायके चली जाओ, कम से कम तुम्हारी बची हुई जिंदगी तो अच्छे से कट जाएगी। बात तो तू सही कहती है, पर इतने सालों में कोई मेरे मायके से मुझे मिलने भी नहीं आया। ये बात भी है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना काकी। कमला वहाँ से चली गई। निर्मला ने सिलाई का सामान निकाला और कपड़े सिलने के लिए बैठ गई। मायके जाना कितनी खुशी की बात है। मेरा मायका तो बहुत दूर है, क्यों ना इस बार मैं भी अपने मायके की यात्रा पर निकल जाऊं। मुझे देखकर मेरे भाई भाभी बहुत खुश होंगे। जब से मैं इस गांव में ब्याह कर आई, यहीं की होकर रह गई। अब तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। निर्मला मायके जाने के सपने देखने लगी थी। उसने जल्दी जल्दी कमला का काम खत्म किया और अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। यात्रा बहुत लंबी होगी, मुझे थोड़ा ज्यादा सामान ही ले जाना होगा, जिससे रास्ते में मुझे कोई समस्या ना आए। लेकिन मुझे रास्ते के डाकुओं और ठगों से बचकर रहना होगा। निर्मला ने अपना सामान बांधा और कमला के घर आ गई। अरे कमला, सुन, बाहर तो आ जरा। अरे काकी, क्या हुआ? इतना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? ये तेरे कपड़े। वो तो ठीक है काकी, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो, वो तो बताओ। मैं अपने मायके जा रही हूँ, कुछ दिन में लौट आऊंगी। अच्छा ठीक है काकी, लेकिन तुम्हारा मायका तो धर्मपुर में है ना? हाँ बेटा। काकी, इतनी दूर अकेले जा रही हो? ऊपर से उस रास्ते में तो न जाने कितने ठग और डाकुओं से पाला पड़ेगा। अरे कमला, मेरे ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, तू मेरी चिंता मत कर, मैं आराम से चली जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है काकी। कमला से विदा लेकर निर्मला अपने गांव के रास्ते पर आगे बढ़ गई। दोपहर हो चुकी थी और सूरज सर पर था। चलते चलते बहुत देर हो गई, थोड़ा आराम करूंगी, अच्छी सी जगह देख कर। अब तो निर्मला को एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसी बरगद के पेड़ के नीचे वीरू और भोला नाम के दो चोर भी बैठे हुए थे। उन्होंने निर्मला को देखा और बोले, अरे भोला, वो देख, सामने से बुढ़िया आ रही है, इसके पास बहुत सामान है। अगर हम इसे बातों में फंसाकर इसके सामान पर हाथ मार ले तो बहुत फायदा होगा। सही कहा, ये बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ पाएगी भला? लगता है यही आ रही है। निर्मला बरगद के पास आ गई और वहीं छांव में अपना सामान रखकर बैठ गई।
कितनी ठंडी छाव है। कुछ देर यहीं रुक जाती हूँ, फिर आगे जाऊंगी। निर्मला को देखकर वीरू और भोला उसके पास आ गए और बोले, अरे काकी, कहाँ जा रही हो इतनी धूप में, और वो भी अकेले अकेले? अरे बेटा, मैं धर्मपुर जा रही हूँ, मेरा मायका है वहाँ। लगता है कई सालों बाद मायके जा रही हो। अच्छा है, अच्छा है। हम भी धर्मपुर ही जा रहे हैं। सफर लंबा है तो थोड़ा आराम करने के लिए रुक गए थे। हाँ काकी, वैसे आप अकेले जा रही हैं, कोई है नहीं आपके साथ? नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं अकेली ही जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन काकी, इस रास्ते पर बहुत से बदमाश मिलेंगे। अकेले जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए काम करो, आप हमारे साथ चलो। वीरू और भोला की बातों से निर्मला को शक हो रहा था कि दाल में कुछ काला है। अच्छा बेटा, ठीक है, तुम लोग कहते हो तो तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसी बहाने मेरे सामान की सुरक्षा भी हो जाएगी। हाँ, हमारे होते हुए आपको अपने सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीरू और भोला एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो वहीं उन्हें देखकर निर्मला ने सोचा, खुश हो रहे हो तुम दोनों, लेकिन अभी तुम जानते नहीं कि कौन हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद निर्मला ने अपना सामान उठाया और चलने के लिए तैयार हुई। तभी वीरू निर्मला को टोकते हुए बोला, अरे काकी, आप क्यों मेहनत कर रही हो? लाइए ना, हम आपका सामान उठा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं उठा लूंगी सामान। काकी, कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि हम आपका सामान लेकर भाग जाएंगे? अरे नहीं नहीं, तुम लोग बहुत अच्छे जान पड़ते हो, लेकिन ये सामान कुछ खास नहीं है, इसे तो मैं ही उठा लूंगी। इसमें जो अपने मायके से लेने जा रही हूँ, उस सामान को उठाने के लिए मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्या ले जा रही हो अपने मायके से काकी? मैं अपने मायके से अपने हिस्से का सोना चांदी लेने जा रही हूँ। मेरे भाइयों ने मेरी विदा के वक्त कहा था कि बहन 40 साल बाद हम लोग बंटवारा करेंगे तो तू आ जाना, इसीलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये बात है, ठीक है, चलिए चलिए। निर्मला अपना सामान लेकर आगे जाने लगी। तभी भोला ने वीरू को रोक कर कहा, तूने उस बुढ़िया को जाने क्यों दिया? हम उसका सामान ले सकते थे ना। अरे तूने सुना नहीं क्या? वो सोने चांदी लेने जा रही है अपने मायके में। अभी उसके पास कुछ नहीं है, जब वो धर्मपुर से सामान लेकर लौटेगी तब हम उसे लूट लेंगे। लेकिन तू क्या भूल गया कि अभी हम धर्मपुर के जमींदार के घर से चोरी करके आए हैं? अभी तो वो हमें ढूंढ रहा होगा। अगर उसके हाथ आ गए ना तो चोरी का ये सामान भी हाथ से चला जाएगा। अरे तू इतना क्यों सोच रहा है? जमींदार ने कौन सा हमें चोरी करते हुए देखा था? वो कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। चल, अब बुढ़िया आगे ना निकल जाए। वीरू और भोला निर्मला के साथ साथ चलने लगे और धर्मपुर की सीमा पर पहुंचते ही निर्मला ने दोनों से कहा, तुम दोनों का बहुत धन्यवाद, जो मेरे सफर में मेरे साथी बने और मुझे सुरक्षित यहाँ पहुँचा दिया। अरे काकी, कैसा धन्यवाद? हम भी तो इसी गांव में आ रहे हैं, हमारी मंजिल भी एक ही है। क्यों भोला,